नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम कुछ गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूट्राइन प्रोलैप्स या फिर गर्भाशय का बच्चेदानी या बच्चेदानी का वजाइना या नीचे के थ्रू बाहर निकलना, इसको हम यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स कई तरह का होता है, उसके ग्रेड्स होते हैं। अगर बच्चेदानी थोड़ी निकलती है तो ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है और ग्रेड 3 में पूरी का पूरा यूट्रस ही आपके नीचे के रास्ते से बाहर आ जाता है। तो बेसिकली इसी पूरे प्रोसेस को हम यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स के कई टाइप्स होते हैं। फर्स्ट डिग्री में जो यूट्राइन प्रोलैप्स है, उसमें जो आपका प्रोलैप्स यानी जो बच्चेदानी खिसकती है वो वजाइना के ऊपर तक रहती है। नीचे तो खिसक आती है पर अभी वजाइना के अंदर होती है। जो सेकेंड डिग्री होता है, उसमें जो यूट्रस होता है यानी जो गर्भाशय होता है आपका, वो वजाइना तक खिसक जाता है पर वजाइना के बाहर नहीं आता। जबकि थर्ड डिग्री जो होता है, उसमें जो आपका यूट्रस है वो वजाइना के बाहर आ जाता है, उसका कुछ पार्ट बाहर आ जाता है। और जो फोर्थ डिग्री होता है, यानी हम उसको कंप्लीट यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं या प्रोसिडेंशिया कहते हैं, उसमें आपकी पूरा का पूरा यूट्रस ही उल्टा होके पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। इसी को हम यूट्राइन प्रोलैप्स या प्रोसिडेंशिया कहते हैं। इसके अलावा वॉल्ट प्रोलैप्स भी एक चीज़ होती है। जिन महिलाओं का यूट्रस निकल चुका है, उनके भी नीचे के रास्ते से वो भी अक्सर कंप्लेन करके आती हैं कि कुछ नीचे से निकल रहा है। उस केस में हमारा वॉल्ट निकलता है बाहर, यानी कि जो टिश्यू बच गया है बच्चेदानी निकालने के बाद, उसे हम वॉल्ट कहते हैं, वो बाहर आता है। तो ये भी एक तरह का वॉल्ट प्रोलैप्स है। यूट्रस जो होता है, जो हमारा गर्भाशय होता है, वो कुछ लिगामेंट से टॉट होता है, मतलब कि अपनी पोजीशन पे बना हुआ रहता है। टिश्यूज़ होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं यूट्रस को बाकी बॉडी वॉल से और उसको टाइटली अपहेल्ड करते हैं, पकड़े हुए रहते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये जो सपोर्ट होते हैं यूट्रस के, वो लूज़ हो जाते हैं, चाहे वो जन्मजात कोई बीमारी की वजह से हो या फिर वो किसी प्रकार से हुआ हो या ओल्ड एज की वजह से हुआ हो। तो ऐसे केस में ये सपोर्ट जो होते हैं वीक हो जाते हैं और यूट्रस और सर्विक्स यानी जो गर्भाशय है और गर्भाशय का मुंह यानी सर्विक्स बाहर आने लगते हैं, क्योंकि वो लूज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से ये बाहर आता है, यूट्राइन प्रोलैप्स होता है। तो वो महिलाएं जिनमें कोई कॉन्जेनाइटल या जेनेटिक कोई फैक्टर है जिसकी वजह से सपोर्ट लूज़ हो रहे हैं, या प्रोटीन डेफिशिएंसी की जो शिकार होती हैं जो महिलाएं, या ओल्ड एज में जब प्रोटीन कंटेंट कम होने लग जाता है, ईस्ट्रोजन कम होने लग जाता है बॉडी में, सपोर्ट लूज़ होने लगते हैं। तो अधिकतर ऐसी महिलाओं में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है यूट्राइन प्रोलैप्स। और ऑल्सो उन महिलाओं में जिनकी डिलीवरियाँ हुई, क्योंकि जब डिलीवरियाँ ज़्यादा होती हैं तो भी जो हमारा यूट्रस है यानी जो गर्भाशय है वो वीक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी वो नीचे खिसकने लगता है। यूट्राइन प्रोलैप्स होने के कई कारण हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला कारण है जेनेटिक, मतलब कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा जीन रन कर रहा है, कोई डीएनए ऐसा रन कर रहा है जो कोलेजन का प्रोडक्शन जिसमें कम हो रहा है या बैड कोलेजन का प्रोडक्शन हो रहा है। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन से ही एक मेन कंपोनेंट है जो हमारे लिगामेंट्स को टॉट रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है। यही लिगामेंट्स आपके यूट्रस को अपनी पोजीशन पे अपहेल्ड रखते हैं। तो अगर ये जो कोलेजन है उसका क्या कहते हैं, वो लूज़ हो जाए या बैड क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है, तो भी ये आपके यूट्रस को अपहेल्ड नहीं कर पाता, स्ट्रांगली नहीं होल्ड कर पाता है पेल्विक कैविटी में, और वो नीचे खिसकने लगता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है एज। जैसे महिला की एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके जो लिगामेंट्स होते हैं वो उनकी लैक्सिटी बढ़ती है, वो लूज़ होने लग जाते हैं। जैसे रबड़ लूज़ हो जाती है अगर उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, सिमिलरली आपके लिगामेंट्स लूज़ होने शुरू हो जाते हैं। ओल्ड एज में क्योंकि ईस्ट्रोजन का कंटेंट भी कम हो जाता है मेनोपॉज की वजह से, इसलिए भी जो लिगामेंट्स हैं वो ढीले पड़ने लगते हैं। हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज हैं, जिसकी वजह से आपके जो लिगामेंट सपोर्ट होते हैं उनकी लैक्सिटी लूज़ होती है और यूट्राइन प्रोलैप्स होता है। अगर किसी महिला को ज़्यादा प्रेगनेंसीज हुई हों या फिर 2 बच्चों में उनकी स्पेसिंग कम रही हो, तो भी ऐसे कंडीशन में बच्चेदानी और उसके सपोर्ट वीक हो जाते हैं और इवेंचुअली ये बाहर आने लगती है। यंग एज में बनी हुई महिलाएं, इनमें भी यूट्राइन प्रोलैप्स जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट का रिप्रोडक्टिव ईयर बड़ा होता है, वो जल्दी जल्दी माँ बनती हैं, तो उतनी जल्दी ही उनकी बच्चेदानी लूज़ होनी शुरू हो जाती है।
उसके अलावा अगर आपकी डिलीवरी सही ढंग से नहीं हुई है, जैसे अक्सर महिलाएं अपनी डिलीवरी कोई अनट्रेन्ड प्रोफेशनल से करा लेती हैं या दाई से करा लेती हैं या घर में करा लेती हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी डिफ़िकल्ट डिलीवरी, अगर बच्चा फंस गया हो या खींचातानी हुई हो डिलीवरी में, तो यूट्रस के बाहर निकलने के चांसेस जल्दी होते हैं और बहुत भयानक यूट्राइन प्रोलैप्स भी हो सकता है ऐसे केसेस में। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे कंडीशन में माँ को सिजेरियन यानी कि ऊपर से चीरा लगा के बच्चे को निकालने की ज़रूरत होती है। पर क्योंकि आप घर में डिलीवरी करा रहे हैं, किसी अनप्रोफेशनल से डिलीवरी करा रहे हैं, तो वो नीचे से ट्राई करता है, खींचतान होती है, तो बच्चे को तो नुकसान पहुँचता ही है, साथ में माँ के जो यूट्रस होता है यानी गर्भाशय होता है उसको भी बहुत नुकसान पहुँचता है और ऐसी कंडीशन में प्रोलैप्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सिमिलरली जो डिफ़िकल्ट डिलीवरी में अगर आपके औजार लग रहे हैं नीचे से, जैसे फॉरसेप्स लग रहा है, तो भी आगे चल के यूट्राइन प्रोलैप्स के चांसेस, बल्कि इमीडिएट यूट्राइन प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी महिला को कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, जैसे किसी को अगर दमा की दिक्कत है, एज़मा की दिक्कत है, जिससे बार बार खांसी करने से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, या फिर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, इन सारी कंडीशन में आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगेन जो यूट्रस होता है उसकी जो पेल्विक कैविटी में उसके सपोर्ट्स हैं उन पर प्रेशर बढ़ने लग जाता है और वो लूज़ होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जिन पेशेंट्स को ये कंडीशंस हैं उनमें भी यूट्राइन प्रोलैप्स देखने को मिलता है। जो मोटे महिलाएं हैं उनमें भी देखा गया है कि बहुत जल्दी लिगामेंट की लैक्सिटी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपनी लैक्सिटी और खिसकने लग जाते हैं अपनी पोजीशन से। तो ओबेसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूट्राइन प्रोलैप्स का। यूट्राइन प्रोलैप्स के साथ जो महिलाएं हमारे पास आती हैं वो अक्सर इस कंप्लेंट से आती हैं कि नीचे से कुछ निकल रहा है बाहर। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि कितना निकल रहा है, क्या निकल रहा है, पर अक्सर ये कंप्लेन करती है नीचे से कुछ बाहर आ रहा है। ऐसे में हम उनको एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा वो कंप्लेन करती हैं कि उनको निचले भाग में, पेट के निचले भाग में हैवीनेस लगती है, भरा भरा लगता है, कुछ खिसकता हुआ फील होता है। कभी कभी वो कंप्लेन करती है कि थोड़ी ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है। ऐसी महिलाओं को अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना या बार बार आने की कंप्लेन हो जाती है। अक्सर इन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन भी रहती है। लोअर बैक पेन की कंप्लेन बहुत ऑफन रहती है क्योंकि ये लिगामेंट लूज हो जाते हैं तो बैक पेन भी करते हैं। तो बैक पेन की कंप्लेन से अक्सर ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। इन पेशेंट्स में वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन भी होती है। कुछ पेशेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट बनाने पे उनको जो सेक्सुअल फीलिंग होती है वो भी नहीं आ पाती है। ये सब यूट्राइन प्रोलैप्स के कारण होता है। यूट्राइन प्रोलैप्स की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके 4 ग्रेड होते हैं, तो अगर अर्ली स्टेज का प्रोलैप्स है तो महिला को ये कंप्लेन रहती है कि कुछ नीचे आ रहा है पर बच्चेदानी के बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि उनको स्ट्रेन करने पे यानी ज़ोर लगाने पर ही बच्चेदानी बाहर आती है। जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है तो ज़ोर लगाने पर अगर वो जब लैट्रिन करती हैं उसके बाद बच्चेदानी बाहर आ जाती है। तो ये सब इनिशियल स्टेजेस के सिम्टम होते हैं। कुछ पेशेंट्स आती हैं जो कहती हैं उनकी बच्चेदानी हमेशा ही बाहर रहती है, तो ये लेटर स्टेजेस के जो प्रोलैप्स होते हैं उनमें देखा गया है। जब लिगामेंट बिल्कुल ही लूज़ हो जाते हैं और किसी मतलब प्रेशर से भी नहीं अंदर जाते हैं तो इसको हम 4th स्टेज प्रोलैप्स कहते हैं। इसमें हमेशा बच्चेदानी बाहर निकली रहती है और ये एक क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। यूट्राइन प्रोलैप्स का डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, मतलब हम पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, नीचे से देखते हैं, वजाइना के थ्रू पेशेंट को हम एग्जामिन करते हैं। उस जो प्रोलैप्स पार्ट यानी जो बाहर निकल रहा है जो पार्ट पेशेंट का, उसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि कितना पार्ट है, क्या कुछ ब्लैडर का पार्ट यानी जो पेशाब की थैली उसका पार्ट तो बाहर नहीं आ रहा है, उसे हम सिस्टोसील कहते हैं, या जो लैट्रिन का रास्ता यानी रेक्टम कुछ उसका पार्ट तो बाहर नहीं आ रहा है उसे हम रेक्टोसील कहते हैं। तो इन तीनों ही एस्पेक्ट को हम एग्जामिन करते हैं और तब हम डायग्नोसिस बनाते हैं प्रोलैप्स का। जहाँ तक इमेजिंग और ब्लड टेस्ट की बात है तो ब्लड टेस्ट का बहुत कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं देखा गया है। ब्लड टेस्ट का रोल आता है जब हम पेशेंट की सर्जरी प्लान करते हैं उसमें। और इमेजिंग की अगर बात करें तो अल्ट्रासाउंड हम करा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन केसेस के लिए वैलिड है जिसमें हमें कोई पेल्विक पैथोलॉजी रूल आउट करनी है, यानी बच्चेदानी में कोई गांठ तो नहीं है या फाइब्रॉइड नहीं है जिसकी वजह से वो खिसक रही है नीचे, या फिर हम करा सकते हैं एमआरआई का रोल देखा गया है। एमआरआई बल्कि एक बहुत ही अच्छी डायग्नोस्टिक
इमेजिंग मानी गई है, जो साइट स्पेसिफिक जो डिफेक्ट होता है उसको अच्छे से एलैबोरेट करती है, अच्छे से दिखा सकती है। ये ऑपरेशन जब हम पेशेंट का करते हैं तो उसमें ही बहुत हेल्पफुल प्रूफ होती है, हमें पता चल जाता है एग्जैक्टली डिफेक्ट है कहाँ पे, तो उसको रिपेयर करने में आसानी रहती है। यूट्राइन प्रोलैप्स का मैनेजमेंट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कैसी है, उसका प्रोलैप्स किस डिग्री का है, किस ग्रेड का है, और उसकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं, पेशेंट के गोल्स क्या हैं लाइफ के, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर पेशेंट हमारी यंग पेशेंट है जिसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, या फिर वो एक भी बच्चा नहीं है उस पेशेंट का और प्रोलैप्स हो गया ऐसे पेशेंट में, तो हम उसका या तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, और अगर ऑपरेटिव भी करना पड़ता है तो उसमें भी हम कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बारे में। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है कि हमें कुछ भी ड्रास्टिक ऑपरेशन, को रेडिकल ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है कि बच्चेदानी निकालनी पड़ रही हो या अंडेदानी निकालनी पड़ रही हो, ऐसा कोई ड्रास्टिक ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। कंजर्वेटिव अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जो कम डिग्री के प्रोलैप्स होते हैं यानी ग्रेड 1 ग्रेड 2, उनके लिए हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट को एडवाइस करते हैं। मतलब आप योगा करिए, एक्सरसाइजेस करिए, जिससे पेल्विक जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट को स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जिसे हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, वो एडवाइस करते हैं। कीगल एक्सरसाइज जो हमारी पेल्विक मसल्स होती हैं जैसे लिवेटर एनाई हो गई, उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करता है। तो जो लोअर डिग्री के प्रोलैप्स होते हैं उनमें ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। इसके अलावा कंजर्वेटिव अप्रोच में हमारा वजाइनल पेसरी एक बहुत ही अच्छा कंजर्वेटिव तरीका है प्रोलैप्स को रिवर्स करने का। ये उन पेशेंट्स में कर सकते हैं जो या तो ओल्ड हैं और अनफिट हैं सर्जरी के लिए किसी कारण, या फिर प्रेग्नेंट पेशेंट में जिनमें प्रोलैप्स हो जाता है उनमें ही ट्राई आउट किया जा सकता है, या लोअर डिग्री ऑफ प्रोलैप्स के जो पेशेंट हैं जो विलिंग नहीं है सर्जरी के लिए, उनमें भी ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कंजर्वेटिव अप्रोच में हमारे पास कुछ ऐसे सर्जरीज़ हैं जैसे कि मैनचेस्टर ऑपरेशन या फॉदरगिल्स ऑपरेशन होता है, जो हम सर्वाइकल डिसेंट में करते हैं। यानी पूरा यूट्रस तो बाहर नहीं आ रहा है, बस यूट्रस का मुंह जो हम सर्विक्स कहते हैं वो बाहर आ रहा है। तो ऐसी पेशेंट जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, यंग हैं, या आगे बच्चे करने की जिनको चाहत है, उनमें हम मैनचेस्टर या फॉदरगिल्स ऑपरेशन करते हैं, जिसमें सिर्फ हम वो प्रोलैप्स पार्ट बाहर निकालते हैं जो सर्विक्स का है, और बाकी यूट्रस पूरा इंटैक्ट रहता है ऐसे केसेस में। अब बात करते हैं हम सर्जिकल अप्रोच के बारे में। सर्जिकल अप्रोच भी दो तरह के हैं। एक होता है रेडिकल अप्रोच, मतलब हम पूरी बच्चेदानी बाहर निकाल दे रहे हैं, इसको हम वजाइनल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। ये हम उन पेशेंट्स में करते हैं जो जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, जिनको आगे मेंस्ट्रुअल फंक्शन की कोई चाहत नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में हम वजाइनल हिस्टेरेक्टमी करते हैं, या फिर जिनको ग्रेड 3 ग्रेड 4 प्रोलैप्स हैं या प्रोसिडेंशिया है, कंप्लीट यूट्राइन प्रोलैप्स है। एक सर्जिकल अप्रोच होता है जिसे हम रिकंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहते हैं, यानी कि जो ख़राब है, जो चीज़ आपकी ख़राब है उसको वापस से सही करना, रादर देन पूरी बच्चेदानी को बाहर निकाल देना। ये हम यंगर पेशेंट्स में करते हैं, या फिर जो पेशेंट प्रेफर करते हैं कि उनको यूट्रस रखना है या अपना मेंस्ट्रुअल फंक्शन मेंटेन रखना है, उन पेशेंट्स में करते हैं। इसमें कुछ तरह की सर्जरीज आती हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही इलैबोरेट किया, मैनचेस्टर या फॉदरगिल्स ऑपरेशन एक तरह का रिकंस्ट्रक्टिव ऑपरेशन है। इसके अलावा उन पेशेंट में जिसमें एंटीरियर वजाइनल वॉल का वीकनेस हो जाती है, यानी कि जिसमें जो आपका ब्लैडर है वो बाहर आ रहा है, इसको हम सिस्टोसील कहते हैं, या जो आपका ये रेक्टम है वो बाहर आ रहा है जिसको हम रेक्टोसील कहते हैं, इन सबको रिपेयर करते हैं, निकालते नहीं है, रिपेयर करते हैं। ये सब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ में आती हैं, जैसे कि कॉल्पोरैफी या पेरिनियोरैफी, पेरिनियोकॉल्पोरैफी, एंटीरियर कॉल्पोरैफी और फॉदरगिल्स ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा हमारे पास कुछ मैश सर्जरीज़ हैं और कुछ स्लिंग ऑपरेशन हैं, जिसमें हम टेप के थ्रू जो लूज़ आपका यूट्रस है, जो गर्भाशय जहाँ से लूज़ हुआ है, उसको टॉट करके फिक्स कर देते हैं पेल्विक कैविटी में, जिससे वो नीचे खिसके नहीं। तो ये भी एक रिकंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, जिसमें हमें बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और नल्ली पैरस फीमेल्स यानी जिनके बच्चे नहीं हैं, यंग फीमेल्स, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच है। जो लोअर डिग्री के प्रोलैप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 डिग्रियाँ हैं इसकी, तो अगर फर्स्ट डिग्री का प्रोलैप्स है तो फिर इसका एक्सरसाइजेज से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है।
पर अगर ये हायर डिग्री प्रोलैप्स है, 3rd डिग्री प्रोलैप्स है, 4th डिग्री प्रोलैप्स है, तो ऐसे में हमें कुछ ना कुछ एक अप्रोच लेने की ज़रूरत पड़ती ही है। ये अपने आप सही नहीं होता। हमें या सर्जिकल अप्रोच या कंजर्वेटिव अप्रोच की ज़रूरत पड़ जाती है। अदरवाइज़ अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये क्रॉनिक कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम प्रोलैप्स को ऐसे ही छोड़ दें, अगर लोअर डिग्री ऑफ प्रोलैप्स है तो ये हायर डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं जो 10-10 साल पुराना प्रोलैप्स लेके आती हैं और हमें बताती हैं कि पहले वो प्रोलैप्स कम था, सिर्फ ज़ोर लगाने पर ही बाहर आती थी उनकी बच्चेदानी, और अब परमानेंटली बाहर रहती है। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कम डिग्री प्रोलैप्स को भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ वो हायर डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हायर डिग्री का प्रोलैप्स है, यानी 3rd डिग्री या 4th डिग्री प्रोलैप्स है, यानी बच्चेदानी बाहर आ रही है आपकी वजाइना से, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें कंजेशन हो सकता है, जो प्रोलैप्स पार्ट है हमारा उसमें कंजेशन हो सकता है, सर्वाइकल चेंजेस मिलते हैं हम लोग को, सेल्यूलर चेंजेस मिल सकते हैं। कभी कभी प्रोलैप्स पार्ट एक कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। इसके अलावा जो प्रोलैप्स पार्ट है, क्योंकि वो नीचे है, तो पैरों के फ्रिक्शन से, चलने फिरने में फ्रिक्शन से उसमें चोट आ सकती है, उसमें अल्सर बन सकता है। इसे हम डेक्यूबिटस अल्सर कहते हैं। कभी कभी ये अल्सर इतना गहरा हो जाता है कि उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। और डेक्यूबिटस अल्सर अगर डेवलप हो गया एक बार तो सर्जरी करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। हमें पहले उस टिश्यू को रिवाइव करना पड़ता है, हम तभी उसकी सर्जरी करते हैं। इसके अलावा अगर ये प्रोलैप्स बहुत बड़ा है, कंप्लीट प्रोलैप्स है, तो ना ही ये सिर्फ खुद में एक परेशानी करेगा, बल्कि जो आसपास के ऑर्गन्स है, मतलब जो आपकी पेशाब की थैली है यानी यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी भी बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी जो पेशाब है आपकी वो रुकने लग जाती है। रुकने के कारण उसमें बार बार इन्फेक्शन होता है, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। क्योंकि रुकने लग जाती है पेशाब तो उसका बैक फ्लो बढ़ जाता है, तो जो यूरेटर्स हैं, जो नलियां हैं पेशाब की, उसमें पेशाब भरने लग जाती है, वो फूलने लग जाती है, उसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। बैक फ्लो के कारण किडनी पर भी असर पड़ता है और क्रॉनिक केसेस में किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है। इसके अलावा अगर इस कंडीशन को, यूरिनरी कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया, तो जो हमारे यूरिन के टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाते हैं और यूरीमिया जैसी कंडीशन आ जाती है। यूरिमिक एनकेफेलोपैथी की नौबत भी आ सकती है, जिसमें सीधा असर दिमाग पे पड़ता है पेशेंट के। इसके अलावा जो रेक्टम है हमारी, यानी जो हमारे बॉवल है जिसमें इसके थ्रू हम डिफिकेट करते हैं, लैट्रिन करते हैं, उस रास्ते पे भी बहुत सारा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि प्रोलैप्स हो चुका होता है, लिगामेंट खिंच रहे होते हैं, उसमें भी हमें कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन मिलती है। लैट्रिन फंस जाती है, निकल नहीं पाती है। वो फंसी हुई लैट्रिन भी अक्सर बड़े बड़े आप कैंसर का रूप धारण कर सकती है। आपका जो बॉवल है वो परफोरेट हो सकता है, यानी फट सकता है, क्योंकि बैक फ्लो बढ़ रहा है, लैट्रिन निकल नहीं पा रही है। इसके अलावा जो आपका प्रोलैप्स पार्ट है, यानी जो बच्चेदानी बाहर आ रही है, उसमें भी सड़न पैदा हो सकती है। उसको इनकार्सरेटेड प्रोलैप्स कहते हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने से हम यूट्राइन प्रोलैप्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें आपकी ANC केयर, मतलब जब एक मरीज़ माँ बनती है तो उसका जो एंटीनेटल पीरियड होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसमें कैसी केयर करनी चाहिए पेशेंट की, और उसके बाद यानी जब डिलीवरी का टाइम आता है उस समय जो केयर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिसाइड करने में कि पेशेंट के आगे चल के प्रोलैप्स के चांसेस कैसे होंगे। अगर उसकी डिलीवरी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में हो, एक प्रोफेशनल से हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, तो इन सब के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर एक प्रोफेशनल आपकी डिलीवरी कराता है तो कई सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रख के ही आपकी डिलीवरी कराता है। आपके बेबी का साइज़ देखता है, बच्चे के आसपास का फ्लूइड देखता है, नीचे का रास्ता असेस करता है, तो आपकी एक स्मूथ डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से आपकी प्रोलैप्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। दूसरा बहुत ज़रूरी है पेशेंट की अवेयरनेस करना कि घर में डिलीवरी ना कराएं, दाइयों से डिलीवरी ना कराएं। इतने सरकारी अस्पताल हैं जिन्होंने निःशुल्क सुविधाएं कर रखी हैं डिलीवरी की, वहाँ जाके डिलीवरी कराएं, ट्रेन प्रोफेशनल से डिलीवरी कराइए, जिससे कि डिलीवरी में आपकी कोई भी समस्या ना हो, कोई औजार लगाने की ज़रूरत ना पड़े और टाइमली सिजेरियन हो जाए अगर ज़रूरत पड़ती है तो।
साथ में ये भी बताना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को, और बल्कि सारी गर्भवती महिलाओं को, कि 2 बच्चों के बीच में स्पेसिंग एडिक्वेट होनी चाहिए। यानी अगर आप दूसरा बेबी प्लान भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए दूसरे बच्चे में, जिससे कि बॉडी को एडिक्वेट टाइम मिले अपने आप को रिवाइव करने में, न्यूट्रिशन मेंटेन करने में। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो भी प्रोलैप्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, टू लिमिट द नंबर ऑफ डिलीवरीज, हमें अपनी डिलीवरियाँ भी लिमिट करनी चाहिए। सरकार ने अपना जो ये कंसेप्ट एक रखा है, हम दो हमारे दो, तो इसी कंसेप्ट पे हमको भी चलना चाहिए। 2 से 3 बच्चे से ज़्यादा अगर आपकी बढ़ती है डिलीवरीज, तो उसमें भी जो बच्चेदानी है वो वीक होती चली जाती है और प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारी एंटीनेटल एक्सरसाइजेज़ हैं जो हम जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को एडवाइस करते हैं। पोस्टपार्टम एक्सरसाइजेज़ यानी प्रेगनेंसी के बाद की बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं जो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज़ फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप प्रोलैप्स होने के चांसेस को बहुत कम कर सकते हैं। साथ में अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखिए। कोई भी क्रॉनिक कंडीशन अगर आपको है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या क्रॉनिक कफ कंडीशन है, एज़मा है, तो इन सबको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी आपके कहीं ना कहीं टिश्यूज़ को वीक करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी कम करते हैं, और प्रोलैप्स होने में ये भी एक रिस्क फैक्टर्स साबित हुए हैं।